डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने सारी इंडिविजुअल ड्रग्स जो है वो डिस्कस कर ली हैं विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. सो पुटिंग देम ऑल टुगेदर, अब हमने उनको यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे कौन सी ड्रग यूज़ करनी है. देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. सो स्टार्टिंग ऑफ देखें, अगर आप अपनी दिस इज़ टेकन फ्रॉम द कैडजिंग जो आपके पास 14th एडिशन है, उसमें केस स्टडी एक मैंशनड है विच refers to a person who has got blood pressure of 150/95, a sedentary lifestyle, having a history of alcohol intake, ठीक है, स्मोकिंग नहीं करता, उसकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, द फादर डाइड ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की हमें एक फैमिली हिस्ट्री मिल रही है. ठीक है, देयर इज़ एबनॉर्मेलिटीज़ इन द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हैं. अबाउट ऑल द पिक्चर, एक होलिस्टिक पिक्चर एक पेशेंट की दी गई एंड यू आर आस्क्ड कि इस पेशेंट को आपने ट्रीट कैसे करना है. नाउ वेयर टू स्टार्ट. इतनी सारी ड्रग्स पढ़ ली हैं हमने, स्टार्टिंग फ्रॉम द डायूरेटिक्स टू द सिम्पैथोप्लीजिक्स, जिसमें फर्दर देर आर सो मेनी ग्रुप्स, एंड देन वी हैव गॉट विज़ोडाइलेटर्स, एंड देन वी हैव गॉट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंड देन वी हैव गॉट एस इनहिबिटर्स. तो इतनी सारी ड्रग्स के बीच में से वेयर डू वी स्टार्ट? देयर हैज़ टू बी सम प्रोटोकॉल फॉर इट, ऑफ कोर्स. वो प्रोटोकॉल क्या है? आप किन किन चीज़ों का कंसिडर करेंगे? सबसे पहले लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, आप उसकी स्टेज डिसाइड करेंगे. इज़ इट स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन, सिवियरिटी कितनी है. देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू एडजस्ट द डोजिंग एंड दी थेरेपीज़. सो एज ज़रूर देखेंगे, एथनिसिटी ज़रूर देखेंगे, वाई वी विल सी कि इसका क्या रोल है. एंड देन ऑब्वियसली आपने एंड ऑर्गन डैमेज फोकस करना है. अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है एंड ऑर्गन डैमेज के साथ, लाइक दिस पेशेंट कि उसका लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट थी, या किसी पेशेंट में अगर किडनी डिजीज़ के साथ अगर वो प्रेजेंट ही ऑर्गन डैमेज के साथ कर रहा है, तो योर ट्रीटमेंट हैज़ टू बी वेरी इंटेंसिव इन दैट केस. और फिर देर आर अदर डिजीज़ जो कि डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे. इफ़ देर आर एनी कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक डायबिटीज़, लाइक एंजाइना, लाइक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो कोमॉर्बिडिटीज़ को भी हम ज़रूर वी विल टेक देम इनटू अकाउंट. ठीक है. So we have to select a proper drug according to all of these parameters. There are multiple guidelines, NICE guidelines is mentioned here. There are other guidelines which you can follow depending upon the country जहाँ पे आप practice कर रहे हैं. US की अपनी guidelines हैं, the American Heart Association वो अपनी guidelines देता है. NICE is generally followed in UK. तो आपके पास according to your own country different policies होती हैं और वहाँ पे different guidelines use हो रही होती हैं. Talking about the NICE guideline, बहुत ब्यूटीफुली जो है ना वो ड्रग्स को डिवाइड कर देती है. नाइस गाइडलाइन, इफ़ यू सी हेयर, देयर इज़ अ ग्रुप जो अगर एज लेस देन 55 ईयर्स है या फिर उन पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो जो प्राइमरी ड्रग है उनके लिए वो ए है. व्हाट इज़ ए? ए इज़ इक्वल टू एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर. कि आप एक ड्रग से स्टार्ट करें, एस इनहिबिटर दे दें उसको. ठीक है. अगर उससे वो कंट्रोल नहीं हो रहा, यू मूव टू स्टेप 2. व्हाट इज़ स्टेप 2? कि आप उसके साथ सी या डी ऐड करें. Now C is calcium channel blocker and D is a diuretic, and generally we are talking about thiazide diuretics here. Coming to the alternate side, अगर एक पेशेंट मोर देन 55 ईयर्स है या पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है या फिर पेशेंट इज़ द ब्लैक अफ्रीकन और अफ्रीकन कैरिबियन एथनिसिटी. वाई? बिकॉज अब देखें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दी फीचर्स या एक उसके कलर की एक बात नहीं है, रेस की एक बात नहीं है. देर आर मल्टीपल जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशंस. जो यूरोपियन पॉपुलेशन है उसके जेनेटिक्स फ़र्क हैं, एशियंस की फ़र्क हैं, अफ्रीकन्स की फ़र्क हैं. सो विद ट्रायल्स इट हैज़ बीन सीन कि जो आपकी अफ्रीकन पॉपुलेशन है, दे रिस्पॉन्ड बेटर टू दी कैल्शियम चैनल डायूरेटिक्स एज कम्पेयर टू दी एस इनहिबिटर्स. तो उनके लिए जो प्राइमरी द फर्स्ट ड्रग दैट यू स्टार्ट ऑफ विद इज़ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. एंड इफ द BP इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय वन ड्रग, देन यू ऐड आइदर एस इनहिबिटर और अ डायूरेटिक. स्टेप 3 क्या कहता है कि सिवियर हाइपरटेंशन है, किसी तरह भी कंट्रोल नहीं हो रहा, यू गिव A and C and D टुगेदर. नाउ हेयर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाती है, बिकॉज अगर आप उसको डायूरेटिक्स दे रहे हैं जो हाइपोकलीमिया दे रहे हैं, आप उसको एस इनहिबिटर्स दे रहे हैं वो हाइपरकलीमिया कर रही हैं. सो यू हैव टू सी के पोटेशियम लेवल्स जो हैं वो विद इन रेंज होने चाहिए. एंड इफ़ यू सी के पेशेंट में हाइपरकलीमिया हो रहा है, तो वहाँ पे फिर आप उसको बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आप देखें कि अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स को बहुत डाउन स्ट्रीम रखा गया है इन दी गाइडलाइंस. जनरली दे से स्टार्ट ऑफ विद एस इनहिबिटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड एथनिसिटी ऑफ द पेशेंट एंड कोमॉर्बिडिटीज़. सो एक चीज़ जिसका हमने बहुत ध्यान रखना है, नेवर बी ओवर एम्बिशियस, ओवर एंथुसियास्टिक नहीं होना कि ब्लड प्रेशर को सीधा एकदम से 120/80 पे नहीं लेके आना. ठीक है. वाई?
हमने क्यों ऐसा नहीं करना, क्यों? बिकॉज सडन चेंज इन ब्लड प्रेशर कैन कॉज सेरेब्रल हाइपोपरफ्यूजन और ब्रेन इंजरी हो सकती है उसकी वजह से, बिकॉज आपका एक जो हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर है वो आपका एक क्रॉनिक रेगुलेटरी थर्मोस्टेट सेट हुआ होता है और आप जब सडनली उसको चेंज करते हैं तो हाइपोपरफ्यूजन रिजल्ट्स। सो ऑप्टिमल एंड पॉइंट क्या है कि यू ब्रिंग द ब्लड प्रेशर स्लोली टूवर्ड्स द ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ 138/83 एंड दिस इज सेट टू बी द लाइन कि इससे नीचे आप ट्राई मत करें ब्लड प्रेशर को लेके जाने की, दैट कैन बी डेंजरस फॉर द पेशेंट। सो स्टेप केयर क्या कहती है कि स्टेप केयर कहती है कि यू हैव टू मैनेज द पेशेंट स्टेप वाइज। देयर वर पहले एक ग्रुप था, अभी भी एक ऐसा ग्रुप है जो प्रमोट करता है पॉली फार्मेसी को, बट देन देयर इज़ अ ग्रुप जो कहता है कि मोनोथेरेपी इम्प्रूव्स कंप्लायंस ऑफ द पेशेंट, इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव। वो कहते हैं कि स्टेप वाइज चलें। सबसे पहले डिपेंडिंग कि अगर एक पेशेंट जो है वो बहुत माइल्ड हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, आप उसको लाइफस्टाइल मेजर्स एडवाइस करें। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूव द वैस्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस एंड ऑल्सो यू हैव टू सजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस वेट। ठीक है, जितनी भी लाइफस्टाइल मेजर्स हैं, एक्सरसाइज है, रिडक्शन ऑफ वेट है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन है, ये सब आप उसको एडवाइस करें विच कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी ब्लड प्रेशर। देन सबसे पहले थायराइड डायूरेटिक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या अगेन इफ़ यू आर फॉलोइंग द नाइस गाइडलाइंस तो हम एस इनहिबिटर्स या ARBs के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गो फॉर द वेसोडाइलेटर्स लाइक द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और वी कैन गो फॉर बीटा ब्लॉकर्स हेयर। ठीक है, ये स्टेप्ड केयर में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमने सिक्वेंशली इसी ऑर्डर में चलना है। इट जस्ट मेंशंस दैट यू गिव वन ड्रग, जनरली स्टार्टिंग ऑफ विद अ माइल्डर ड्रग, देन यू शिफ्ट टू अ मोर पोटेंट ड्रग अगर पिछली ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रहा। सो स्टेप वाइज आप रिजीम में ड्रग्स ऐड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़। ठीक है जी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने चाहिए जो एक दूसरे के कॉम्पनसेटरी इफेक्ट्स को कैंसिल आउट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पेशेंट को हाइड्रोलाजीन या वेसोडाइलेटर्स देते हैं जो टेकीकार्डिया कॉज करते हैं, तो उसके साथ अगर आप बीटा ब्लॉकर को कंबाइन कर देंगे तो बीटा ब्लॉकर उस टेकीकार्डिया को ट्रीट करेगा। इट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, इसी तरह जिस तरह हमने बात की कि अगर हम एस इनहिबिटर्स जो हाइपरकैलीमिया कर रहे हैं उसके साथ थायराइड्स को कंबाइन कर देते हैं जो कि हाइपोकैलीमिया कर रहे हैं, तो दे कैन कैंसल आउट दी साइड इफ़ेक्ट ऑफ ईच अदर। तो वी शुड ट्राई कि हम ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएं कि साइड इफ़ेक्ट्स पाइल अप ना करें बल्कि एक दूसरे को कैंसिल करें, सो इट कैन बी अनदर एडवांटेज। सो मोनोथेरेपी की बात हमने की। क्यों मोनोथेरेपी पॉपुलर है? कि जी कॉस्ट कम है, सिंपल है, पेशेंट को याद नहीं रखना कि मैंने पीली गोली भी खानी है, नीली गोली भी खानी है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर द पेशेंट कि उसको पता अच्छा एक मेडिसिन है मैंने यही लेनी है, तो उसकी कंप्लायंस भी इंप्रूव कर जाती है। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टॉक्सिसिटी भी रिड्यूस होता है, यू आर नॉट गिविंग टू मच कंपाउंड्स टू द पेशेंट। ठीक हो गया जी। सो टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज नाउ अगेन, अब हमने ये बात करनी है कि अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है और साथ में हाइपरटेंशन भी है तो वी शुड ट्राई कि हम अपनी ड्रग्स का नंबर कम से कम रखें। इफ़ देयर इज़ वन ड्रग दैट कैन ट्रीट बोथ द कंडीशंस तो लेट्स चूज़ दैट ड्रग फॉर दैट पेशेंट। ठीक है, ओके। सो अगर एक पेशेंट को एंजाइना है तो यू शुड गो फॉर बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बिकॉज वो एंजाइना को भी बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। If a patient has benign prostatic hyperplasia, a commonly asked question in the exams also, आप अल्फा ब्लॉकर प्रेफर करेंगे ऐसे पेशेंट में हाइपरटेंशन के लिए। If a patient has diabetes, straight away without blinking हम कहेंगे एस इनहिबिटर्स दे दें इसको। अगर एक पेशेंट को एस्थमा है तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। देर आर पीपल जो कहते हैं कि आप उनको ARBs भी दे सकते हैं। एस इनहिबिटर्स जनरली प्रमोट कफ और एंजियोडीमा, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप एस्थमेटिक पेशेंट्स में दें, ऑल्दो अगेन देर आर कंट्रोवर्सीज हेयर इन द गाइडलाइंस। लेकिन एक बात कंफर्म है कि इनको हमने बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने, स्पेशली नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स तो बिल्कुल भी नहीं देने। इफ़ अ पेशेंट हैज़ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर तो आप उसको एस इनहिबिटर्स देंगे बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिशियल इफेक्ट एंड ऑल्सो यू कैन ऐड डायूरेटिक्स हेयर। इफ़ अ पेशेंट हैज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो उसमें आपकी बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? बिकॉज पोस्ट MI देर आर चांसेस ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियास जिसको आपके बीटा ब्लॉकर्स प्रिवेंट करते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स को पोस्ट MI बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है। इफ़ अ पेशेंट हैज़ पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ ऑल्सो तो आप उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या अल्फा ब्लॉकर्स दें विच कैन कॉज डायरेक्ट वेसोडाइलेशन। इफ़ अ पेशेंट हैज़ हाइपरथायरॉयडिज्म
Giving a beta blocker, specifically giving propranolol, can be very advantageous because it is going to prevent the conversion of peripheral conversion of T4 into T3, जिसकी वजह से hyperthyroidism के भी जो features हैं वो they will be alleviated. So this is all about the drugs that can be used in comorbids. अब एक जो severe end condition रह जाती है ना, that is malignant hypertension. What is malignant hypertension? कि suddenly इतनी ज़्यादा blood pressure rise कर जाए कि there is a chance कि एक rapid damage हो सकता है to the end organs. अब ये end organ का damage किस तरह से present कर सकता है कि रीनल फंक्शन, एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट चला जाए, किडनी डैमेज हो जाए, इंसेफ्लोपैथीज हो सकती हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकते हैं, रेटिनल हेमरेज हो सकते हैं, एंजाइना या एमआई को वो ट्रिगर कर सकता है बिकॉज कोई ना कोई क्लॉट वहाँ से अगर जो है वो स्टक हो जाए. ठीक है. Malignant hypertension का मतलब ये है कि सडनली एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ वेरी हाई बीपी एंड सम काइंड ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज. अनकॉन्शियस पेशेंट प्रेजेंट करते हैं तो जनरली दे आर हैविंग हेमरेजिक स्ट्रोक्स. ठीक है. सो देयर आर मल्टीपल वेज. जब आप बीपी चेक करेंगे तो वो बहुत हाई होगा, टिपिकली मोर देन 220 by 110 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है वो बीपीज रिकॉर्ड होते हैं इन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन. नाउ हाउ टू ट्रीट? सबसे पहले आपने पावरफुल parenteral vasodilators देने हैं. Nitroprusside is a very strong parenteral vasodilator. Phenoldiazepam and diazoxide are other options here. इनको आप देंगे, साथ में डायूरेटिक्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे और आप इसको लेके आएंगे ब्लड प्रेशर को ऑलमोस्ट टू 140 to 160 सिस्टोलिक की रेंज में आप ले आएंगे. ठीक है. एक दफ़ा जब आप इस रेंज में आ जाएंगे देन फॉलोइंग द सेम प्रोटोकॉल अब आपने इसको इससे नीचे एकदम से नहीं लाना बिकॉज अगेन इट कैन कॉज सेरेब्रल हाइपोपरफ्यूजन. सो फर्दर रिडक्शन इफ़ रिक्वायर्ड आप बहुत स्लो ओरल ड्रग्स के ऊपर शिफ्ट करके करेंगे या फिर यू विल जस्ट गो फॉर मेंटेनेंस. इमीडिएट मैनेजमेंट के लिए नाइट्रोप्रोसाइड एंड डायूरेटिक्स अलॉन्ग विद बीटा ब्लॉकर्स कैन बी सफिशेंट कि आप उस पेशेंट का जो इमीडिएट है ना उसको डिक्रीज़ कर दें. So this is all about the clinical pharmacology of the antihypertensive drugs, and here we mark the completion of the drugs that are used in hypertension. If you have any questions, please feel free to ask in the comments and follow us and subscribe. Thank you.